सेक्टर पे जाकर हम अपने साथियों को कैडराइज करेंगे, जो भूले भटके हैं, जिनको बरगलाया गया है, उन सब को सही बात बता करके उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करने का काम करेंगे। इस देश में बहुजन समाज के लोगों के बीच में शिक्षा की अलग जगाने वाली, जिनकी बदौलत आज हम लोग पढ़ लिख करके तैयार हुए हैं और हमारी माताएं बहनें भी पढ़ लिख करके तैयार हो गई, तो माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में हम श्रद्धा का स्मरण अर्पित करते हैं। उसके बाद इस देश में निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, विश्व रत्न, जिन्हें पूरे विश्व में नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाना जाता है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का स्मरण अर्पित करते हैं। उसके बाद इस देश में बहुजन समाज की परिकल्पना करने वाले, बहुजन समाज की अवधारणा के जनक, हम सब के नायक, जिन्होंने इस देश में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, परम पूज्य मानवर कांतिराम साहब के चरणों में श्रद्धा का स्मरण अर्पित करते हैं। और आदरणीय बहन जी को अपना लीडर और उनको हाजिर नाजिर मान करके हम लोग जो यहाँ पर उनका जो है संदेश लेकर आए हैं, हमारे साथ चलकर आए हैं लखनऊ जनपद के जिला प्रभारी भाई ब्रजेश चौधरी जी, जो मंच पे बैठे हुए हैं, साथ ही में बहुजन समाज पार्टी के साथियों, आज हमारे और आपके चेहरे पे चमक नजर आ रही है। आज आपके और हमारे चेहरे पे चमक नजर आ रही है। आपके जो है शरीर पे अच्छे अच्छे कपड़े नजर आ रहे हैं, घर मकान नजर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मकान, 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल के फ्लैट, और ये लग्जरी गाड़ियां नजर आ रही हैं। साथियों, जरा सोचिए, क्या 1932 के पहले ऐसा संभव था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब तक अंग्रेजों की गोल में सम्मेलन में नहीं गए, उसके पहले इस देश में क्या ऐसा संभव था कि आज आप लोग इन लाल लाल कुर्सियों पे चौड़े से बैठे हुए अपनी छाती फुला करके? क्या ऐसा संभव था? सही सही बताइए, पुराने लोग यहाँ पर बैठे हैं, नए बच्चे भूल चुके हैं। क्या ऐसा संभव था कि आप अपने ही बनाई हुई खटिया पे, अपने बनाए हुए जो है तखत पर बैठ करके आराम से सीना तान के बैठ सकते थे? यदि कोई जातिवादी, जमींदार, सामंतवादी सोच की विचारधारा के लोग जब निकलते थे, तो वो चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, या धोबी हो, थानुक हो, वाल्मीकि हो, नट हो, खटीक हो, कंजर हो, कोरी हो, यादव हो, कुर्मी हो, लोधी हो, कश्यप हो, निषाद हो, अहिर हो, गडरिया, सारे के सारे खड़े हो जाते थे। ये व्यवस्था थी कि नहीं थी? ये व्यवस्था थी। और आपकी ये पक्के मकान नजर नहीं आते थे, आपके पास गाड़ियां नजर नहीं आती थी, आपके पास चेहरे पे जो है रौनक नजर नहीं आती थी, आपके शरीर पे अच्छे कपड़े नजर नहीं आते थे, ड्रेस का कोड लागू था। अभी भारत सरकार सिविल कोड लाना चाहती, कॉमन सिविल कोड लाना चाहती, लेकिन साथियों 1932 के पहले इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू था। यानी उस जमाने में लोगों को देखकर पता चल जाता था कि यह अपर कास्ट का है या डिपर कास्ट का। उनकी मूछें देखकर, उनकी पगड़ी देखकर और उनका हुलिया और हाल देखकर। आज पता नहीं चलता है। यहाँ पर हमारे नत्थाराम गौतम साहब बैठे हैं, बाबूजी बैठे हुए, तमाम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने बैठे हुए हैं। आप पता नहीं लगा सकते हैं कि ये चमार है कि पासी है कि धोबी है कि दानिक है, वाल्मीकि है, यादव है, कुर्मी है, लोधी है, कश्यप है, निषाद है, कौन है, नहीं पता लगा सकते। लेकिन उस जमाने में लोग जान जाते थे। बाजार में जब आप निकलते थे, सड़कों पर जब आप चलते थे, शादी और ब्याह में जब आप जाते थे, तो पता चल जाता था कि साथी ये कौन जा रहा है। लेकिन साथियों, वो हाल फिर से आने वाला है। अभी हमारे लोग, जो पुराने लोगों ने इस दौर को देखा है, वो तो आज जिंदा है, वो इस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन जो नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अभी इस बात को समझ नहीं रहे। और बहुत बड़ी गलती उन्होंने की, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। मैं आपसे कहने आया, जिन लोगों ने वो जमाना देखा है, उन्होंने तो देखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए भी खतरा मौजूद सामने पैदा हो चुका है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष करके आपको 4 अधिकार दिलाए।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जीवन पर्यंत संघर्ष करके आपको 4 अधिकार दिलाए। इन्हीं 4 अधिकारों की बदौलत आज आपकी पूंछ है, वरना आपको कोई पूछता नहीं। वो 4 अधिकार कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं, एक कहावत है कि आग लगी बस्ती में मस्त राम मस्ती में, मस्त राम मस्ती में, आग लगी बस्ती में। अब बस्ती में आग लगने वाली है, बस्ती में आग लगने वाली है, लेकिन हमें आपको जो है इस चीज का पता नहीं है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथियों, आग कब लगेगी? आग लगेगी 2024 के बाद। आपसे कहना मेरा ये है कि जब इस देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ बड़े लोगों ही नहीं बल्कि दलितों ने भी, पिछड़ों ने भी, अकलियत के लोगों ने, अकलियत का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन लोग हैं? जैन, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और सबसे बड़े पैमाने पे एक समाज है जिसको कहते हैं मुस्लिम। इन सभी लोगों ने, ये सभी तबके के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपने खून की कुर्बानी दी, जेल गए, अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर ली। क्या सोच करके कि इस देश को स्वराज मिलेगा, इस देश को स्वराज मिलेगा और उस स्वराज में हमारा हक हकूक हमको मिलेगा, शासन और प्रशासन में हमें भागीदारी मिलेगी, नौकरियों में हमें भागीदारी मिलेगी और आर्थिक आंदोलन के तहत हम लोगों के, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छा बिजनेस करने का मौका मिलेगा। लेकिन साथियों, कांग्रेस ने क्या किया? जब इस देश में कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने उल्टा काम किया। उसने जो है जैसा ही सत्ता मिली, उसने अपर कास्ट लोगों को बड़े पैमाने पर सत्ता में बिठाने का काम किया। लेकिन जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे, पिछड़ी जाति के लोग थे, अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको जो है उन्होंने एक झटके से उड़ा दिया, एक झटके से उड़ा दिया। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बैक लाख भरने, 23.5 लाख नौकरियां आदरणीय बहन जी ने निकालने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 23.5 लाख नौकरियां निकाली गई थी आपके 2007 से लेकर 2012 के बीच की आदरणीय बहन जी की चौथी सरकार में। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब था, बैकलॉग का मतलब कि पुराना, यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने, जनता दल ने अगर जो ईमानदारी से काम किया होता तो क्या 23.5 लाख नौकरियां बहन जी को निकालनी पड़ती? वो सारी की सारी नौकरियां कांग्रेस पहले ही निकाल चुकी होती। लेकिन कांग्रेस ने आपके पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया और आपकी जेब पे डाका डालने का काम किया, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया कांग्रेस ने। इस देश में महंगाई की जननी कौन है? महंगाई की जननी कांग्रेस है। 1977 में भी नारा लगा था, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। इंदिरा के शासन में चर्बी मिली है राशन में। इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगे थे। तो आपको भूलें, आज भी वो योजनाएं चल रही हैं समाज कल्याण में। वो योजनाएं कौन सी? सुनिएगा गौर से। अगर कोई चमार भाई है रैदास बिरादरी का, तो उसको उस जमाने में लोन मिलता था। आपको रोजी रोटी के लिए लोन चाहिए, समाज कल्याण आइए और आपको जूता बनाने का 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। यानी जूता बनाने के लिए 10,000 रुपए आप लीजिए, 5,000 रुपए माफ, 5,000 रुपए लोन, और आप जूता बनाइए जाके। हमारे पासी भाई आ जाएं, सोनकर भाई आ जाएं, धानुक भाई आ जाएं, तो इनके लिए क्या था कि आप पैसा 10,000 लोन लीजिए और सुअर पालिए। आपका सुअर पालन का काम है। सोनकर भाई माने खटीक और धानुक वाल्मीकि, इनको भी देते थे सुअर पालन का काम। और उसके बाद में अब दो लोग नाम ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा धोबी भाइयों का भी नाम ले लें। यहाँ धोबी समाज के बैठे हुए हैं, कहें कि हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। ये राजेश कनौजिया साहब बैठे हुए हैं, तो इनके लिए कहा ठीक है भाई, हम जानते हैं कि आप बहुत तेज काम किया है, आपको भी जो है पैसा मिलेगा, समाज कल्याण विभाग से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन काहे के लिए? आप लॉन्ड्री लगाइए, आप कपड़े धोइए, आप उस पर इस्त्री करिए। लॉन्ड्री लगाने के उद्योग के लिए धोबी समाज के लिए फिट कर दिया कि आपको जो है हम समाज कल्याण से वित्त देंगे आप। अब ये हो गए। इसके बाद हमारे जो है कोरी समाज के लोग आ गए। कोरी समाज के लोगों ने, कांग्रेस ने क्या व्यवस्था की कि आप जो है जुलाहे का काम करिए। पहले चरखा चलता था तो कहने लगे कि नहीं, अब आप थोड़ा सा जो है कारखाना डाल लीजिए। चरखा काटने का काम बंद हो गया है, अब मशीनें काम करेंगी। आप मशीन लगाइए, कपड़ा काटिए, सूत काटिए। ये तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए बात थी।
अब आ जाइए हमारे बैकवर्ड क्लास यादव जी बैठे हुए कह रहे हो कि हम छूट जाएं, पाल जी भी हैं, तो यादवों के लिए भी व्यवस्था की कि यादव लोग आवे और वो भैंस और गाय पालने के लिए 10,000 20,000 रुपया लें और जितने पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाय पाले और भैंस पाले, अपना पुश्तैनी काम करें। ये कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर आ गए पाल बिरादरी के लोग, पाल बिरादरी के लोगों को क्या दिया, वही भेड़। कहा भाई आप 10,000 20,000 रुपए लीजिए और भेड़ पालिए। तो आपको मैं झलक दिखाना चाहता हूं कि यही कांग्रेस पार्टी जो आज आपके सामने फिर से वोट मांगने आएगी 2024 में। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आने वाला जो है 2024 भारत की तकदीर बदलने वाला है। तो हम लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत जो हमें हथियार प्राप्त है, वोट का अधिकार प्राप्त है, इसका सही इस्तेमाल करना है और सोच समझ के करना है, किसी के बहकाने में नहीं आके करना है, बल्कि जहां बहुजन समाज का हित होगा, हमारी आदरणीय लीडर जो कहेंगे हमें वो काम करना है। इस चीज को समझ करके हमें वोट का जो है उपयोग करना है, क्योंकि साथियों वोट बड़ी मुश्किल से मिला है और वोट जो है दो धारी तलवार होता है। वोट का जो है पावर हमें मिला है और वोट दो धारी तलवार होता है। एक तरफ अगर आप सही वार करेंगे तो दुश्मन साहब, और अगर आपने गलत वार कर दिया तो दुश्मन तलवार वापस खट से लौट के आएगी तो आप साहब। अब भारतीय जनता पार्टी को हमने पिछली बार वोट दे दिया, तो आज हमारे हाथ में क्या है? अभी कांग्रेस ने तो 10,000 रुपए दे करके कहा पुश्तैनी काम करो, और भारतीय जनता पार्टी का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। 81 करोड़ लोगों को हम जो है हाथ में कटोरा पकड़ा दिए हैं, है कि नहीं? सही बात सही कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपको जो है भूखे मरने नहीं देंगे, भले आपके कपड़े आपके तन पे कपड़े ना हो, आपके पक्के मकान ना हो, कोई इंतजाम ना हो, लेकिन खाना हम आपको जरूर देंगे। आओ बेटा कटोरा लेके आओ। 81 करोड़ लोगों को वो जो है भिखारी बनाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री लोकसभा में भाषण देते हैं कि हमें गर्व है, हमारी सरकार पे गर्व होना चाहिए कि हम 81 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं। अरे भाई आप बताओ, दुनिया के सामने क्या मैसेज जा रहा? दुनिया के सामने मैसेज जा रहा कि भारत के अंदर अभी भी 81 करोड़ लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनका पेट पालने की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है और मजबूरी में सरकार को उनको खिलाना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीचे उन्होंने जो है आपको जो है ऐसी नीति बनाकर कटोरा आपके हाथ पकड़ा दिया। तो मैं ये कह रहा था, जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने हमको पुश्तैनी धंधे पे लगा दिया, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रही थी सरकार कांग्रेस। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गरीबों को मिटाने का काम कर रही है और इस देश के उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और उद्योगपतियों को ध्यान में रख करके अपनी आर्थिक नीतियां बना रही है। आपने देखा होगा, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, नीरो हो, मोदी हो, चौकसी हो, तमाम लोग तो जो है पैसा लेके भाग गए और जो बचे वो देश में पैसा दबाए हुए हैं। सारा का सारा पैसा इन्हीं बड़े बड़े लोगों के पास चला गया। अब अडानी और अंबानी को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक नीतियां बना रही है। यही काम कांग्रेस भी कर रही थी, यही काम कांग्रेस भी कर रही थी। तब कांग्रेस किसके साथ मिली हुई थी? यही बड़े बड़े उद्योगपति थे। लेकिन कौन? अब याद दिला दें आपको, आज के उद्योगपतियों का आप नाम जानते हैं? अभी आप बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो है समर्थक और जो है दानदाता कौन है? अडानी अंबानी। लेकिन कांग्रेस का कौन था? बताइए, कांग्रेस का कौन था? कांग्रेस के समर्थक कौन लोग थे जो दानदाता थे? वो थे टाटा, डालमिया, बिड़ला, चितरंजन दास। नाम सुने नहीं सुने आप लोगों ने? ये सारे लोग जो है फंडिंग करते थे कांग्रेस पार्टी को। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा था, जबकि कांग्रेस पार्टी का क्या था, एक नारा था कि गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने 1977 के पहले नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन उसको उन्होंने कहा गरीबी हटाओ नहीं, बल्कि गरीबों को मिटाओ। गरीबों को मिटाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद हम लोगों की स्थिति क्या बन गई कि कभी हम जो है कांग्रेस के साथ चले जाते थे
जब कांग्रेस जो है लात मारती थी तो हम लोग जनता पार्टी में चले जाते थे, जनता पार्टी ने किक मारी तो हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने किक मारी तो फिर कांग्रेस के पाले में जाने को तैयार बैठे हैं कुछ लोगों की बात हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में हम लोगों के सामने एक ही रास्ता है। अभी तक हम लोगों ने इधर उधर बहुत ध्यान दिया, अब हमें आपको ध्यान इधर उधर देने की जरूरत नहीं है। सारा ध्यान माननीय बहन कुमारी मायावती जी की ओर लगाना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की ओर ध्यान लगाना चाहिए। हमें अपने पैरों पे खड़े होकर के अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, चाहे इधर कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों ने बहुजन समाज का सत्यानाश करने का काम किया, सत्यानाश करने का काम किया। तो आप मानवर कांसीराम साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी सांपनाथ है, यानी कांग्रेस पार्टी थोड़ा कम जहर वाला है, कम जहर, ज्यादा जहर नहीं है। वो 10,000 रुपया दिया था उसने कि चलो रोजी रोटी कमाओ, इधर तो कटोरा पकड़ा दिया। तो इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सांपनाथ है लेकिन भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है, इससे होशियार रहना। सांपनाथ में काटेगा तो थोड़ा कम जहर रहेगा, लेकिन अगर नागनाथ ने काट लिया तो आपकी बचने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि सांपनाथ और नागनाथ से बचने के लिए हमारे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको नेवलानाथ बनना होगा, और जब आप नेवलानाथ बन जाएंगे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये दो बातें मानवर कांसीराम साहब ने कही। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पे आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन बताने के लिए करीब आधा घंटा और चला जाएगा, तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हमने आपको कहा था कि 4 चीजें जो है बाबा साहब अंबेडकर ने दी हैं आपको, 4 चीजें। उन 4 चीजों पे चर्चा करेंगे। वो 4 चीजें क्या हैं जिनकी बदौलत आज हम लोगों के चेहरे मोहरे पे चमक है, गाड़ी घोड़ा है, मकान दुकान है और पूरा मान सम्मान है। वो 4 चीजें हैं जिनमें से सबसे पहली उन्होंने दी, भारतीय संविधान की जब रचना की तो उन्होंने सबसे पहले आपको दिया शिक्षा का अधिकार। वोट तो बात की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और उसके बाद संगठित हो। बाबा साहब ने ये तो कहा। अब आ जाइए उसके पहले जो है हमारे समाज को क्रांति करने वाले ज्योतिबा फुले साहब, उन्होंने क्या कहा? ज्योतिबा फुले साहब ने 1848 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना जब की थी, तब उन्होंने कहा था, अपने समाज की दुर्दशा देख के, तब SC BC माइनॉरिटी नहीं था, SC BC नहीं था, संविधान जब बना तब SC BC आया। तो उस समय क्या था? उस समय केवल शूद्र कहा जाता था। तो उस समय ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था अपने समाज की दुर्दशा को देख करके कि शिक्षा के बिना मती गई, शिक्षा के बिना मती गई, मती के बिना नीत गई, नीत के बिना गति गई और गति के बिना वित्त गया और वित्त के बिना शूद्र तबाह और बर्बाद हुए। और जो है एकमात्र हम सब की बर्बादी का कारण अविद्या थी। अविद्या माने शिक्षा, शिक्षा ना होने कारण। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस चीज को समझा कि ज्योतिबा फुले साहब ने भी कहा, वही बात बाबा साहब ने कहा, और वही बात आज से लगभग 2500 वर्ष पहले किसी और ने भी कहा। कोई बता सकता है? 2500 साल वर्ष पहले किसी और ने भी यही बात कही थी। अपदीपो भवा, किसने कहा था? कोई बता सकता है? हाँ, तथागत बुद्ध ने कहा था अपदीपो भवा, यानी कि जिस प्रकार दीपक जो है जल करके स्वयं जल करके दूसरे को प्रकाशित करता है, उसी तरीके से हमको भी शिक्षित होकर पढ़ लिख करके अपने समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहिए। जो वही बात जो बाबा साहब ने कही, वही ज्योतिबा फुले ने कही, वही तथागत बुद्ध ने कही। तो यहाँ पर वही बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारतीय संविधान की रचना की तो उन्होंने पहला आपको अधिकार दिया शिक्षा का, और शिक्षा में आपको आरक्षण देने का काम किया। पहले शिक्षा के द्वार आपके लिए खुले नहीं थे, आपको शिक्षा मिलती नहीं थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको शिक्षा में आरक्षण देने का काम किया कि आज से भारत के सभी स्कूल कॉलेज में
अनुसूचित जाति के बच्चों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा, पिछड़ी जाति के बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा और सभी स्कूल इन सब के लिए द्वार खोल दें। क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हालत बहुत खराब थी, दुर्दशा थी। पढ़ने लिखने के लिए स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन कापी किताबें नहीं थी, कापी किताबें खरीदने का पैसा नहीं था, स्कूल में जाने के लिए ड्रेस पहनने के लिए बच्चों के पास कपड़े नहीं थे। तो बाबा साहब जानते थे, तो उन्होंने कहा कि इस समाज के लिए आरक्षण के साथ साथ में इनके लिए, इनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए वजीफा होना चाहिए। तो उन्होंने आपको वजीफा देने का काम किया, छात्रवृत्ति देने का काम किया। तो ये हुआ शिक्षा में अधिकार। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे लोग जब पढ़ लिख जाएंगे, तो फिर ये आप ही बताओ, जब आपका बेटा हाई स्कूल इंटर कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, तो क्या आपका बेटा फरुआ चलाएगा कि अधिकारी या बाबू बनेगा? बताओ, आप लोग बताओ। अरे हमने सुनो हूँ, अभी मजा है, नहीं तो पता चला तुम सोते रहो, हम बकते रहें। अगर जो है आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे और अगर आपका बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसे खेत में हल चलाने के लिए भेजोगे कि जो है कलम चलाने के लिए भेजोगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समझदार थे, वो जानते थे कि हमारे लोग जो पढ़ लिख जाएंगे तो उनको जो है मजदूरी करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको नौकरी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको दूसरा आरक्षण दिया। पहला आरक्षण शिक्षा का, वो रिजर्वेशन टू एजुकेशन। अब उसके बाद दिया जो है रिजर्वेशन टू एम्प्लॉयमेंट, अर्थात आपको नौकरियों में आरक्षण दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। और कैसे दिया? आपका जो है पूरा 6,743 जातियों का समाज है। हमारा जो पूरा समाज है टोटल 6,743 जातियों में बटा हुआ, बिखरा हुआ समाज है। और इसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कितना आरक्षण दिया? 15.5%, 7.5% और 10%। और उसके बाद जो है ओबीसी क्लास के लोग आ गए, तो 27% उनके लिए भी हो गया। तो आरक्षण की व्यवस्था करके बाबा साहब ने आपको आर्थिक आधार पर मजबूत करने का काम किया। 2 अधिकार आपको मिले, शिक्षा का मिला, सरकारी नौकरियों का मिला। अब 2 बहुत महत्वपूर्ण अधिकार, अगर ये 2 महत्वपूर्ण अधिकार ना मिलते तो आप नौकरी करते, पढ़ते लिखते नौकरी करते। लेकिन आज जो है चेयरमैन साहब जो है जीतने न पाते। तो आपको 2 अधिकार कौन से मिले? एक अधिकार मिला चुनाव लड़ने का और दूसरा अधिकार मिला वोट डालने का। 1932 के पहले हमारे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे, 1932 के पहले हमारे लोग वोट नहीं डाल सकते थे। तो ये जो है कैसे संभव हुआ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई काउंसिल में थे और उन्होंने 1923 में और 1917 में, 1917 से उन्होंने शुरुआत की और 1923 तक उन्होंने बराबर लड़ाई लड़ी। तब जाकर के उनके विचारों पर अंग्रेज सरकार सहमत हुई और फिर अंग्रेज सरकार ने एक प्लान बनाया, एक कमेटी बनाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समाज सुधार कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और जब उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद जो है भारत के जो है मंत्री थे, जो इंग्लैंड में बैठते थे, उन्होंने जो है यहाँ पर भारत में जो है स्वशासन लाने के लिए, भारत में क्षेत्रीय स्तर पर शासन लागू करने के लिए लोगों का कितना प्रतिनिधित्व हो, उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर साइमन कमीशन को भेजा। सर जॉन साइमन भारत में आए, उनके नेतृत्व में कमीशन आया 1932 में, 1927 में उसका गठन हुआ। 1928 में जो है भारत में साइमन कमीशन आया और उसने फिर जो है यहाँ पर सर्वे किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिन रात मिलकर एक एक करके अपने समाज के लोगों को जगाने का काम किया। फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर यह तय हुआ कि इस देश में स्वशासन हो और उसमें जो है दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटीज के लोगों को, उनको जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तब आपको जो है वोट का अधिकार और आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सारे अधिकार आपको दे दिए। 4 अधिकार हैं। अगर आपको चुनाव लड़ने का अधिकार ना मिला होता, वोट देने का अधिकार ना मिला होता, सोचो जरा, अगर वोट देने का अधिकार ना होता और लड़ने का अधिकार ना होता तो क्या यहाँ पर चेयरमैन साहब बैठे होते? आप कह पाते कि चेयरमैन रंजीत साहब बैठे हुए यहाँ पर?
और अगर आपको वोट देने का अधिकार ना होता तो क्या आपकी नाली और गली के नाली खड़ंजा बना होता, आपके घर के दरवाजे बत्तियां लगी होती। आज भी बहुत सारे विधायक और एमपी जीत जाते हैं और जीतने के बाद आपकी तरफ झांकने का काम नहीं करते। तो ये 4 अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस दिन धन्यवाद प्रस्ताव पे बोल रहे थे। 4 बजे बाबा साहब ने धन्यवाद प्रस्ताव पे बोला और वो फिर उसके बाद जब 5 बजे जो है खत्म हुआ, वो बाहर निकल के आए। तो आपको एक दृश्य बताना चाहता हूं, उस दृश्य से आप समझ जाइएगा कि कितना बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। तो आज उनकी जो बड़ी बड़ी मूर्ति लगा के हम लोग पूज रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा से निकले और लोकसभा की गैलरी से निकल के जा रहे थे तो लगभग 300 साढ़े 300 पत्रकारों ने, टेलीविजन के पत्रकार और अखबारों के और रेडियो के, ये सब विदेशी पत्रकार, सारे लोगों ने घेर लिया और बाबा साहब को घेर लिया और कहा, बाबा साहब 2 मिनट हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा, बताओ। कहने लगे, अभी तक हम लोग आपको देखते रहे हैं कि आप जो है संविधान सभा की बैठक में आए हैं तो आप बहुत धीर गंभीर नजर आते थे, तो हम लोगों की हिम्मत आपसे नहीं होती थी बात करने की। लेकिन आज जब आप वापस जा रहे हैं तो आज हम लोग देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे बहुत खुशी है, आपके चेहरे पे तेज है, आपके शरीर पे जो है उमंगे दिखाई पड़ रही, आप बिल्कुल तरंगित हैं। आज आप हमें ये बताएं आपकी खुशी का राज क्या है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि क्या आप हमारे जो हम बोलेंगे उसको छापोगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल छापेंगे। कहें तो फिर ठीक है, मैं बताना चाहता हूं, छाप देना। कहें आज जो है मैं इसलिए खुश हूं, आज मैं इसलिए गदगद हूं कि आज मैंने अपने लोगों की लड़ाई जीत ली। उन्होंने कहा, आज मैंने अपने लोगों की लड़ाई जीत ली है और हमने उनके हाथ में ऐसा हथियार पकड़ा दिया है कि जिस दिन हमारे समाज के लोग राजनीतिक रूप से जाग जाएंगे उस दिन वो अपने हथियार का प्रयोग करके इस देश के शासक बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा, कैसे? तो बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब बहुत बड़े भविष्य दृष्टा थे, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी। वो जानते थे कि अभी हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 30-35 साल बाद, 40 साल बाद जब हमारे समाज के लड़के पढ़ लिख करके आएंगे तो वो हमारी लिखी हुई किताबों को पढ़ेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने अपने लोगों की लड़ाई जीत ली है और उनके हाथ में ऐसा हथियार पकड़ा दिया है कि वो जब तैयार हो जाएंगे तो अपने राजपाट की लड़ाई जीत लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि साथियों, मेरे पत्रकार भाइयों, लिखो कि आज तक इस देश में, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, ये लोकसभा की घटना है 26 जनवरी 1950 को, बाबा साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा, आज तक इस देश में राजा रानी के पेट से पैदा हुआ, लेकिन आज भारतीय संविधान को मैंने लागू कर दिया है और भारतीय संविधान में ऐसी ताकतें लिख दी हैं, ऐसी चीजें लिख दी हैं कि अब भविष्य में राजा जो है रानी के पेट से नहीं पैदा होगा। मैंने राजाओं की रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। आप जो है राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। ये बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को कहा था। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने ये बात कही थी, लेकिन हम लोग उनकी बात को भूल गए। 26 नवंबर को संविधान सौंपा था, 26 जनवरी 1950 को बैठे थे लोकसभा के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव, तो वो जो आप बता रहे हो तो संविधान सौंपा गया था। नहीं, आप सही हम जो बोल रहे हैं वो बोलिए। तो 26 जनवरी 1950 को धन्यवाद प्रस्ताव पे हमने कहा क्या, धन्यवाद प्रस्ताव पे बोल रहे थे बाबा साहब। सब लोगों ने धन्यवाद दिया था कि बहुत बढ़िया संविधान आपने लिखा। अब आप लोगों ने क्या किया, बाबा साहब ने यहीं पर एक और बात कही। उन्होंने कहा, आज से इस देश में हम दोहरी व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, सुन लो जरा सा, है ना? अच्छा लग रहा हो तो समझना, बताना, नहीं तो भी खत्म कर देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आज से इस देश में हम दोहरी व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को कहा कि आज से हम दोहरी व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ हम राजनीतिक रूप से समान होंगे। कैसे? राजनीति में हम एक बराबर होंगे, एक समान होंगे, यानी एक वोट एक कीमत, है ना? बाबा साहब ने कहा, एक वोट एक कीमत, चाहे राजा दे, चाहे रानी दे, चाहे रंग दे, चाहे अमीर दे, चाहे गरीब दे। ऐसा तो है नहीं कि जो है
हमारे जो राजेंद्र गौतम साहब इस समय बड़े आदमी हैं, तो ये वोट दें तो सोने का होगा, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष देंगे तो चांदी का वोट होगा। ये तो है नहीं, एक वोट एक कीमत होता है। वही दूसरी तरफ कहा कि दूसरी तरफ जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से गैर बराबरी बनी रहेगी, और अगर जो है इस गैर बराबरी को जल्दी से समाप्त नहीं किया गया तो फिर जो है ये सब सारे लोकतंत्र आपका ढह जाएगा। कीमत आप नहीं समझ पाए। जब जब आपने कीमत समझी तब तब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी। जब जब आपने कीमत समझी और जब आप बरगला लिए गए, जब आप बहका लिए गए, तब तब जो है कहीं समाजवादी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई। और साथियों, जब 2007 की सरकार बनी तो पूरे देश में, पूरे संसार में एक मैसेज गया, और वो मैसेज क्या था कि बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में सोशल इंजीनियरिंग के तहत सरकार बनाने का काम किया। सोशल इंजीनियरिंग माने समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ करके भाईचारा बना करके सरकार बनाने का काम किया। और 4 बार सरकार माननीय बहन जी की बन चुकी थी। जब तक उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार नहीं बनी थी तो विकास आपसे बहुत दूर था, कानून का राज स्थापित नहीं था। हम एक दृश्य आपको बताना चाहते हैं, वो दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, खाली याद दिला रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो कानून का डंका बज रहा था, कानून का डंका बज रहा था और विकास की गंगा बह रही थी। और वो कानून का डंका कैसे बज रहा था उसकी ओर हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। जैसे ही बहन जी की सरकार बनी, माननीय बहन जी ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को, जिम्मेदार लोगों को, उसमें कमिश्नर, सेक्रेटरी, डीएम, कलेक्टर, एसपी, ये सारे लोगों को बुलाया और कहा कि आज से 3 महीने बाद मैं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक जिले में औचक निरीक्षण करूंगी और उस जिले में जा करके, उस गांव में जा करके मैं देखूंगी कि वहां पर विकास पहुंचा है तो कैसा विकास पहुंचा है। और आप लोग जाओ, 3 महीने के बाद मैं निकलूंगी। आपको मैं बताता हूं भाई साहब, आप लोग तो जानते हैं, बताना क्या, 3 महीने तक लगातार, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे डीएम हो, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, जहां जहां अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के गांव थे वहां पर लोगों ने कैंप लगा करके, शिविर लगा करके डीएम और कमिश्नर से काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। और जब बहन जी उस जिले का निरीक्षण करने के लिए जाती थी हेलीकॉप्टर से, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आईएएस, वो डीएम, वो कमिश्नर, वो सेक्रेटरी, जिनके आगे बड़े बड़े अधिकारी फाइल लिए पकड़े रहते थे, वो डीएम कलेक्टर जो खुद बड़ी बड़ी फाइल लिए जिले पे तैयार खड़े रहते थे। और रात में उनकी पत्नियां, रात में उनकी बहन बेटियां हनुमान चालीसा पढ़ती थी। हनुमान चालीसा पढ़ती तो क्या कहती थी कि जय 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 हनुमान गोसाई, और बहन मायावती से मेरे पति की जान बचाई। और कोई कहता था संकट से जान छुड़ावे, मायावती से हनुमान बचावे। कौन कहता था? ये बड़े लोग, जहां जिनकी ड्यूटी। ये हाल था। कानून की एक बानगी आप देखिए, लेकिन आप लोग भूल गए। विकास की गंगा पूरी बहा दी। वो विकास की गंगा के बारे में बताऊंगा जिलाध्यक्ष जी। आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी करो, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी करो कि उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक कितनी नौकरियां निकली उत्तर प्रदेश में, तो आपको जवाब मिल जाए। और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की जो है इसमें 7वां साल चल रहा है, 2 बार मुख्यमंत्री हो चुकी। उनकी सरकार में आपके समाज को कितनी नौकरियां मिली, स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी है, और उत्तर प्रदेश में एक छोटी पार्टी समाजवादी पार्टी। इन तीनों पार्टियों के बीच में हम लोगों को तय करना है कि हमें किसको वोट देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय बहन जी ने आप पर भरोसा किया। अभी 2022 के चुनाव में आपको जो है बहन जी के खिलाफ बहकाया गया,
भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चला दी कि माननीय बहन जी से तो हम लोग बात कर चुके हैं, माननीय बहन जी को हम राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। क्या माननीय बहन जी राष्ट्रपति बनी? नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा कि माननीय बहन जी के कैंडिडेट से हमारी बात हो चुकी है, तो कैंडिडेट जो है कहां पर कोई घटना ऐसी घटी आप बताइए। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय बहन जी ने एक नारा दिया है कि इस बार हम लोग को बहकना नहीं है। तो नारा यह है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में संविधान सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, मानवता सुरक्षित रहे, तो आपको माननीय बहन जी को जो है उनके हाथों को मजबूत करना होगा, माननीय बहन जी की सरकार को लाना होगा और इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी को बनाना होगा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक उंगली उठा के इशारा दे रहे, वो इशारा क्या दे रहे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ये उंगली उठा के इशारा दे रहे हैं कि आपको इस सत्ता के मंदिर पे कब्जा करना है। किस सत्ता के मंदिर पर? यानी विधानसभा और लोकसभा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जो आपके सभी सुखों के बंद दरवाजों के तालों को खोल सकती है। तो राजनीतिक सत्ता की चाबी प्राप्त करने के लिए, लोकसभा में कब्जा करने के लिए आपको बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना होगा और नारा लगाना होगा कि देश का पीएम कैसा हो, बहन कुमारी मायावती जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जैसा हो। और देश का पीएम कैसा हो, माननीय बहन जी जैसा हो। बहन जी, संघर्ष करो। हम आपके बड़े बड़े कार्यालय, उन कार्यालयों को चलाने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है। आप लोग कहते हैं कि बहन जी पैसा मांगती, लेकिन क्या आप नहीं जानते अडानी और अंबानी किसको पैसा देते हैं? फंडिंग किसको करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी जो चंदा लेती थी, उसको कौन चंदा देते थे? टाटा बिरला। पीछे से आवाज आ रही, टाटा बिरला, डालमिया, चित्तरंजन दास, ये सारे बड़े बड़े उद्योगपति उसे चंदा देने का काम करते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास, बहुजन समाज में क्या कोई ऐसा उद्योगपति है? तो माननीय बहन जी ने कहा कि तुम लोग जा करके गांव गांव, अगर बहुजन समाज पार्टी वास्तव में चलानी है और इन गरीबों के हित में चलानी है, तो साथियों, हमें इन गरीबों की ही जो है मेहनत मशक्कत का पैसा चाहिए। इसी से मैं पार्टी चलाने का काम करूंगी। मैं किसी बड़े उद्योगपति से आर्थिक सहयोग लेने का काम नहीं करूंगी। तो इसलिए माननीय बहन जी ने आपके बीच में हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी को भेजा है और रजिस्टर लिए बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी आपके सामने, बिल्कुल सामने खड़ी हुई है और इस देश में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी है। बहुत सारे लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, चाहे वो कल्याण सिंह हो और चाहे वो श्री मुलायम सिंह यादव हो। समाजवादी पार्टी और खुद जो है कल्याण सिंह जब अलग हुए, तो वो लोग जो है इस देश में बहुजन समाज पार्टी की तरह राष्ट्रीय पार्टी नहीं खड़ी कर पाए, कई बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन साथियों, इस देश में दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के लोगों ने माननीय कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सशक्त नेतृत्व में काम किया और अपने बाबा साहब जैसे महापुरुषों की बदौलत इस देश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी खड़ी करने का काम किया। तो साथियों, इतनी बड़ी पार्टी को चलाने के लिए हमें आपसे अनुरोध है कि आप लोग तन मन धन से सहयोग करिए। मैं आपसे यही इल्तिजा करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत।